सुनो पहचान लो, है ना। देखो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन तो क्या मतलब, हम लोग एनसीईआरटी का लास्ट सॉल्व एग्जांपल है, अगर आपने पढ़ा हो, है ना, लास्ट सॉल्व एग्जांपल, तो उसकी बात ही कर रहे हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के रख लेते हैं एक बार, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के रख लेते हैं। याद रखना, याद होना चाहिए, है ना, मतलब पेपर में निकालना नहीं होगा, पेपर में याद रखना होगा, पहले से याद होना चाहिए। ऐसा होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आए, रोल करके आए, तो याद होना चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते वहां पे निकालने का। अभी डिराइव कर लेते तुम्हारे सामने, देखो मान लो ये कोई ऐसे है एंगल थीटा पे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यार, कोई भी, है ना भाई, सिलेंडर है, स्फीयर है, कुछ भी हो सकता है, डिस्क है, रिंग है, कुछ भी है ना, कुछ पता नहीं है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डन। अब सुनो, बोला गया एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा तो मैं एफबीडी बना देता हूं। क्या बना देता हूं? एफबीडी। नीचे आते समय अगर मुझे कोई ये बोलेगा कि इसकी वेलोसिटी निकालो, तब तो मैं एनर्जी कंजर्व कर लूंगा, मानते हो? क्या कंजर्व कर लूंगा? एनर्जी। भाई अगर यहां से यहां तक आना है और प्योर रोलिंग कर रहा है, क्या कर रहे हैं? प्योर रोलिंग, तो इधर लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट परफॉर्म प्योर रोलिंग। अगर ऑब्जेक्ट परफॉर्म प्योर रोलिंग तो फ्रिक्शन कैसा है? अगर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक की काइनेटिक? हाँ बहुत बढ़िया, है ना। फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक। डन, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब समझना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना? वर्क डन 0, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना? 0, बिल्कुल सही बता रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन है, उस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कोई वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कोई वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है, है ना। ऐसी बात हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा। अब सुनो ध्यान से, बोला अगर इस पॉइंट पे देखें ध्यान से, तो इधर एक लग रहा होगा mg cos थीटा, इधर एक लग रहा होगा mg sin थीटा, मान ली क्या बात। ऐसे दो ऑब्जेक्ट लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा इस साइड नॉर्मल, राइट। अब अगर ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगना चाहिए पीछे। किधर लगना चाहिए? पीछे। पीछे लगेगा तभी वो इस ऑब्जेक्ट को, मेरी बात को फील करना, ये ऑब्जेक्ट को नीचे एक तो एक्सेलरेशन मिलेगा ही, इसका एक्सेलरेशन तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा ना, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास का नीचे होगा। तो इस पॉइंट पे अगर देखो, इस काउंट वाले पॉइंट को P पॉइंट याद करो, तो P पॉइंट के दो एक्सेलरेशन होंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, पिछाप लेना, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और फिर अब इस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन पीछे, तो इस फ्रिक्शन की वजह से अल्फा आएगा। क्या आएगा? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क देखो तुम, ये O अगर पॉइंट है सेंटर वाला, सेंटर ऑफ मास वाला, तो टॉर्क अबाउट O, n का कोई नहीं, mg sin थीटा, mg cos थीटा का कोई नहीं, क्योंकि दोनों सब उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो टॉर्क कौन देगा? फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क नहीं आएगा तो अल्फा नहीं आएगा, अल्फा नहीं होगा, अल्फा आना चाहिए पहली बात, है ना, तो मतलब ऐसे घूमना चाहिए अल्फा से। और तो इस पॉइंट पे इसकी एक और एक्सेलरेशन होगी अल्फा आर, और P पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन नेट होगी वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, प्योर रोलिंग होना है। P वाला रेस्ट पे आना चाहिए, P वाला किस पे आना चाहिए? रेस्ट पे। अगर ऐसी बात है तो मतलब ACUM इक्वल टू कितना? अल्फा आर होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए फ्रिक्शन पक्का पीछे लगना चाहिए, समझ में आ रही बात? फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? पीछे। डन। अब क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बार बार चीख क्यों रहा हूं ऐसा, उसका भी रीजन है। P पॉइंट की वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, अगर एक्सेलरेशन आ गई तो वेलोसिटी हो जाएगी ना कुछ। दिव्या, है ना, दिव्या बोल रहे हैं सर वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन कैसे? अगर एक्सेलरेशन आ गई तो कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट कर जाएगी जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ना, ये वाली बात है। अब सुनो, मैं इसको बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं कि फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन पीछे। कॉमन सेंस है सर, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, क्यों चीख रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है मेरे ऊपर, गोल गोल।
इस पॉइंट पे देखो तो पीछे जा रहा है। अगर ये पॉइंट अगर सिर्फ सर्कुलर कर रहा होता, अगर ये सिर्फ गोल गोल घूम रहा होता, तो ये वाला पॉइंट जाता पीछे, तो मैं फ्रिक्शन लगाता आगे। मुझे इस पॉइंट से मतलब है कि ये पॉइंट कहां जा रहा है। अगर ये पॉइंट जा रहा होता पीछे, तो मैं फ्रिक्शन किधर लगाता, आगे। तो इसीलिए मैं बार बार सीख रहा हूं कि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे पीछे पीछे। डन, पक्का? बार बार क्यों सीख रहा हूं? अब सुनो, ऐसी बात हो गई, मैंने कहा ठीक है। अगर ऐसी बात है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं क्या लिख लेता हूं, एफ नेट की इक्वेशन। तो बोला एफ नेट, देखो तो इधर ये नीचे के साइड लग रहा होगा एक mg sin थीटा, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, तो मतलब mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, नर्सरी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, राइट? अगला, अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इज व्हाट, एफ इंटू आर। आर इज रेडियस, क्या है? रेडियस। टॉर्क इज एफ इंटू आर विच इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू अल्फा। टॉर्क इज एफ इंटू आर विच इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू अल्फा। पर अल्फा इज व्हाट, ए बाई आर। अल्फा इज व्हाट, ए बाई आर। डन, पक्का? अब सुनो, है ना? तो मतलब मैंने कुछ लिखा, यहां से f की वैल्यू लिख लेता हूं। f की वैल्यू आ रही है i a बाई आर स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन से। अगर ऐसा है तो बोला देयरफॉर इस f की वैल्यू उठा के यहां चेप लेते हैं, mg sin थीटा माइनस i a बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए। ये a किसका है? सेंटर ऑफ मास का। लोग सोने चले गए कुछ लोग, है ना? एक इसका है सेंटर ऑफ मास का, पक्का? डन। अब इस वाले को उठा के यहां पे ले आए और फिर नीचे डिवाइड कर लिया, मतलब ए की वैल्यू है mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान दो, सुनो पहले इधर देखो, हाँ वापस क्या बोला गया समझना। बोला इधर लगा mg sin थीटा, इधर लगा फ्रिक्शन। पहली बात, फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए तभी अल्फा ऐसा आएगा, अल्फा ऐसा आएगा तभी अल्फा इंटू आर और ACUM बराबर होंगे, और ए पी पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। पी पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होगा तो रोलिंग होगी, प्योर रोलिंग, वेलोसिटी भी 0 एंड एक्सेलरेशन भी 0। चमक गई बात इतनी? डन। अब बोला अगर पी पॉइंट की वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0 तो बहुत बढ़िया। अब एफ नेट लिखता हूं, एफ नेट क्या होगा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लिख रहा हूं क्योंकि उधर ही जाएगा, तो mg sin थीटा माइनस एफ, mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डन, आगे बढ़े। और अब बोला टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूं, टॉर्क क्या होगा, इस पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं, टॉर्क अबाउट ओ लिख रहा हूं, टॉर्क अबाउट ओ, तो ये एफ और ये आर, इसका रेडियस आर मान लिया, तो एफ इंटू आर, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां से लिख सकता हूं ए बाई आर, तो अल्फा की वैल्यू ए बाई आर लिख दी, राइट? अब आर नीचे ले गया तो एफ की वैल्यू आ गई आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उठा के यहां चिप दी, ये f की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दी, तो mg sin थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। पक्का? डन। अब बोला इसको उठा के इधर ले आए, अब इसको उठा के इधर ले आए तो a कॉमन ले लिया, तो बचा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। इसको उठा के इधर a कॉमन, तो m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, उससे डिवाइड कर लिया, ये लिख लिया। अब इसको ऐसे याद नहीं करते, इसको याद अलग तरीके से करते हैं। कैसे समझना ध्यान से, क्या लिखा इधर, mg sin थीटा। फॉर एनी बॉडी वी कैन राइट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर के बराबर कर लेते थे, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई भी एक सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको mk स्क्वायर के बराबर कर लो, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना? तो इधर लिख लिया m प्लस mk स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखो इससे क्या होगा, mm कट के मर जाएंगे, निपट लेंगे।
इससे क्या होगा, इसका एम कट के मर जाएंगे, है ना, कॉमन लेके। तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी यहां से g sin थीटा अपॉन, कहां गया ये वाला, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नीचे क्या दिख रहा है, हाँ अब ठीक है, a की वैल्यू है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब k निकालना होगा, क्या निकालना होगा, k, बस और कुछ नहीं है। रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के पुट कर लेंगे। तो फॉर एनी ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, उसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो प्योर रोलिंग कर रहा है ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो उसका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बराबर कर लेंगे m के स्क्वायर के, और k की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। पक्का। अब ऐसा एक और समझ सकते हैं क्या, कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका एक्सेलरेशन कम, ज्यादा, सॉरी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो ज्यादा रफ्तार से नीचे पहुंचेगा, फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रफ्तार से नीचे पहुंचेगा, राइट। तो ऐसी बात हो रही है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम है, सॉलिड स्फीयर का, 2/5 है मास स्क्वायर, 0.4 वाला 2/5 है मास स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का, है ना, तो 0.4, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। अगर मैंने यहां से सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर सब एक साथ छोड़ दिए, तो पहले कौन नीचे पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। क्यों, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा क्या है, कम। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। ऐसा ही उल्टा भी बोल सकते हैं कि उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम है, जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। सेम ही बात है, सेम ही बात है ना। फॉर सॉलिड स्फीयर अगर कभी k की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सॉलिड के लिए, स्फीयर के लिए 2/5 है मास स्क्वायर इक्वल टू क्या कर लो, m k स्क्वायर। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी √√ ऑफ 2/5 r। पक्का। ऐसे किसी के लिए भी कर सकते हैं ना, किसी के लिए भी। हाँ, फॉर किसके लिए, सॉलिड हॉलो स्फीयर 2/3 है मास स्क्वायर, उसको किसके बराबर कर लो, m k स्क्वायर का, mm कट जाएगा। अब तुम याद करो, एक सवाल मैंने कराया था जिसमें बोला था कि m टोटल लेना है, m टोटल लेना है, याद है 3m, 3 स्फीयर्स थे ऐसे, है ना, उनके लिए m टोटल लेना है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं बच्चा करता, वो तुम फील कर पा रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या mm लेके काट देते हैं, वो mm सेम ही तो मास है ना दोनों का। नॉर्मली वो बच्चा गलती क्यों करता है ना, क्योंकि वो मास सेम ही है उसके लिए तो हर जगह, तो mm काट देता है ना, और यहाँ पे वो मतलब ऐसा करते हैं इसीलिए, ठीक है, तो वो नाम कहानी निपट जाती है उनकी, ठीक। तो ये एक बात हो गई एक्सेलरेशन की, ऐसी ऐसी बात है। अच्छा, और कुछ और आगे बढ़े, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो, फिर एक और आगे बढ़े। सुनो, इसी में एक और बात बताता हूं, एक और याद करो, हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, टॉपलिंग एक आई थी बात बीच में, याद है क्या, फ्रिक्शन के शीट या कुछ सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें एक टॉपलिंग बात आई थी, टॉपल कर जाता है, पहले टॉपल कर जाता है कि पहले स्लिप कर जाता है ना। शीट में एक सवाल था टॉपलिंग और स्लिपिंग का, हाँ, तो वो पढ़ लेते हैं। हाँ, इसमें तो m टोटल ही है, पर दोनों का मास सेम ही है ना, तो कट जाते हैं वो तो। हाँ, आ जाओ, शीट का एक सवाल था, तो उस टॉपलिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टॉपलिंग की, एग्रीड है, किसकी बात कर रहे हैं, टॉपलिंग, है ना। तो हेडिंग डाल दो, टॉपलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। स्लिपिंग स्टार्ट होने के लिए तो म्यू शैल बी लेस देन और इक्वल टू tan थीटा, याद है, एंगल ऑफ रिपोज, है ना। कोई ऑब्जेक्ट स्लिप करना कब स्टार्ट करेगा, जब थीटा की, tan थीटा की वैल्यू म्यू से क्या हो जाए, ज्यादा, तो वो स्लिप करने लगता है, याद, एंगल ऑफ रिपोज। हाँ, फ्रिक्शन की शीट में था, बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब सुनो और देखो, आगे बढ़े। हाँ, तो अब टॉपलिंग पढ़ते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, ध्यान से सुनना। हो क्या रहा है, ये वाला एंगल थीटा, इधर एक ऑब्जेक्ट, ये मास m, इधर एक ऑब्जेक्ट, ये मास m, है ना। देखो क्या बोला गया है कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स तो इधर लगेगा,
एम जी साइन थीटा, एक इधर लग गया, एम जी कॉस थीटा, एक इधर लग गया, नॉर्मल, डन। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे स्लिप कर जाएगा, एग्रीड। कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे स्लिप कर जाएगा। तो फ्रिक्शन होना चाहिए कि रुके, फ्रिक्शन होना चाहिए कि रुके, तो फ्रिक्शन लगा लिया मैंने पीछे के साइड। पर जैसे ही इन भाई साहब को फ्रिक्शन लगाया तो मामला बहुत खुपेच हो गया। खुपेच क्या, मेरी बात सुनो, इस ओ पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट, इसका मार्क्स हटा रहा हूं मैं। ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो, एम जी साइन थीटा 0, एम जी कॉस थीटा 0, एन 0, फ्रिक्शन ने घुमा दिया, पलट गए। हम अभी तक नहीं किए, क्यों? क्योंकि हमने रोटेशन नहीं पढ़ा, हम नादान बालक थे, हम नादान बच्चे थे, तो हमें नहीं पता। अब हमें रोटेशन आता है, रोटेशन आते ही तुम देखो, तुम फील कर पा रहे होगे ओ के अबाउट टॉर्क 0 नहीं है, ओ के अबाउट टॉर्क 0 नहीं है तो पलटी में आ जाएगा। ओ के अबाउट टॉर्क नहीं 0 है, फ्रिक्शन इनटू ये परपेंडिकुलर दूरी, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर दूरी, टॉर्क लग जाएगा, पलटी में आ जाएगा। अभी तो पीछे वाले सवाल में वैसे ही किया था, इसीलिए पहले वो वाला सवाल इसीलिए कराया है ना, कि टॉर्क लग रहा होगा, पलटी में आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में तो मतलब बॉडी कभी इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकती, पलट जाएगी। अब इसमें टॉर्क लगेगा, पलटेगा मतलब टॉपल करेगा, क्या करेगा? टॉपल। टॉपल मतलब ऐसे पलट पलट के टक टक आते हुए गिर जाएगा, है टॉपल करेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं, कभी रुक भी तो सकता है। तो इसको, इसके टॉर्क को 0 करने के लिए कौन काम मदद करेगा हमें? एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा तो धरती माता है, वो तो सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगाएगी। एक्चुअली में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाती है, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास इज वन एंड द सेम हमारे लिए, तो है ना, हमारे लिए तो वन एंड द सेम है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगा दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो ओ पॉइंट पे ही लगाएगी, वो नहीं शिफ्ट हो सकता है। तो कौन बच गया? कौन बच गया? नॉर्मल। नॉर्मल आएगा भाई साहब, नॉर्मल हमारी जिंदगी बचाने के लिए आएगा। कौन आएगा? नॉर्मल। नॉर्मल ने बोला डरो मत, मैं हूं, मैं हूं। नॉर्मल ने क्या किया कि बोला कि मैं हल्का सा शिफ्ट हो जाता हूं, मैं एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं लगता हूं, शिफ्ट कर लेता हूं। अब इससे क्या होगा कि फ्रिक्शन इधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, नॉर्मल घुमाएगा आंटी, पक्का। अब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस। क्या करने की कोशिश करेंगे? बैलेंस। फील कर पा रहे हो? 100%। अब ये नॉर्मल कितना, अब तुम देखना कहानी क्या होने वाली है, मेरी बात को समझना ध्यान से। जैसे जैसे थीटा बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा। थीटा बढ़ा रहा हूं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूं, थीटा बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, क्योंकि उसे रोकना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को क्या करना है? रोकना है। जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा, फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ेगा। तो नॉर्मल को, और नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है। थीटा बढ़ा, mg cos थीटा घटा, तो नॉर्मल घटा। वापस समझो, बोला इफ थीटा इंक्रीजेस तो mg साइन थीटा इंक्रीजेस, फ्रिक्शन इंक्रीजेस, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस। अब टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कौन बैलेंस कर रहा था? नॉर्मल। पर नॉर्मल पे देखो, mg cos थीटा डिक्रीजेस, थीटा बढ़ा तो cos थीटा घटा, cos थीटा घटा मतलब नॉर्मल घटा। नॉर्मल और भागा, नॉर्मल ओ से और दूर भागा, क्योंकि जितना दूर भागेगा उतना ही टॉर्क बढ़ेगा, क्योंकि वो आर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? आर, दूरी, आर परपेंडिकुलर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फील कर पा रहे हो मेरी बात? 100%। पर वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? जब तक वो एंड पे आ जाए। किस पे आ जाए? एंड पे। अब इसके बाहर कैसे चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के बाहर जाके कैसे, हवा में कैसे टॉर्क लगाएगा? ऑब्जेक्ट पे तो लगना चाहिए। फील कर पा रहे हो मेरी बात? 100%। अब तो मतलब जो ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर बनाता हूं मैं छोटा सा, ये वाला पॉइंट O है, मैं कुछ नामकरण कर देता हूं।
इस लेंथ को मैं ए बोल देता हूं, इस लेंथ को मैं बी बोल देता हूं, मान लो है ना 100%। आर क्यों बढ़ रहा है? अरे नॉर्मल घट रहा है, तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल इनटू ये वाली दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, इस वाली दूरी को मैं एक्स बोल दे रहा हूं, क्या बोलता हूं? एक्स। तो नॉर्मल इनटू एक्स। फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ रहा है, ये जो नॉर्मल है और जो ये ओ है, इनके बीच की दूरी अभी एक्स बोल देता हूं फॉर एग्जांपल समझने के लिए। अब देखो फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ रहा है तो नॉर्मल का टॉर्क बढ़ना चाहिए, पर एन घट रहा है, एन घट रहा है तो एक्स को और बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो नॉर्मल का टॉर्क बढ़ेगा और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, नहीं तो पलटी में आ जाएगा। चमक के बाद सृष्टि सोनम डन है ना? हाँ, तो भाई इसीलिए देयरफॉर एक्स शैल इंक्रीज, है ना, एक्स शैल इंक्रीज, है ना, टू काउंटर फ्रिक्शन टॉर्क। किसको काउंटर करने के लिए? फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन टॉर्क को काउंटर करने के लिए ऐसा काम करना चाहिए। अब लिमिटिंग कंडीशन मतलब जब तबाही मचने वाली है, तबाही मतलब पलटी मारने वाले हैं, जब फ्रिक्शन का टॉर्क जस्ट ज्यादा होने वाला है, तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा होगा समझना। एट लिमिटिंग कंडीशन मतलब जस्ट अबाउट टू टॉपल, जस्ट अबाउट टू टॉपल, टॉपल करने ही वाला है, टॉपल करने ही वाला है, तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा समझना। फ्रिक्शन इनटू ए, फ्रिक्शन का टॉर्क, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल, है ना, और ये नॉर्मल मैक्सिमम हो चुका होगा, मतलब नॉर्मल शिफ्ट होके बी तक पहुंच चुका होगा, जस्ट एंड पे लग रहा होगा। कहां पे लग रहा होगा? एंड पे, मतलब यहां पे। फ्रिक्शन तो इधर लग ही रहा होगा, इधर लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा, इधर लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, डन। तो ओ के जगह टॉर्क लिख रहा हूं तो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा एफ इंटू ए शैल बी इक्वल टू वॉट? एन इंटू बी एट लिमिटिंग कंडीशन। एफ इंटू ए शैल बी इक्वल टू एन इंटू बी, पर एफ की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू एम जी, कहां गया, सॉरी एम जी साइन थीटा इंटू ए। अरे फ्रिक्शन तो एम जी साइन थीटा को रोक रहा है ना, इक्वल टू एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा इंटू बी। चमक रही बात है ना? अब दोनों कट गए, एम जी मर गए, तो ये बच गया tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए, tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए। इस पॉइंट पे टॉपलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी? टॉपलिंग। पर ये अब तो देखो, जब ऐसा माना गया, मैंने यहां पे f को लिखा एम जी साइन थीटा, तो मैंने माना कि ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लिपिंग। तभी इसको स्टैटिक माना है। क्या माना है? स्टैटिक। ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लिपिंग, तभी ऐसी बातें मानी गई हैं। अगर किसी कंडीशन में ऐसा आया कि पहले से ही ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, तो मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी म्यू एम जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा एम जी कट जाएंगे, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी बी बाई ए। चमका ही नहीं, चमका ही नहीं। 100% क्या बोल गए आदमी? हाँ भाई, अगर फिक्स चैलेंज चल रहा होगा तो एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा उधर, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा मर जाएंगे, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी बी बाई ए। हाँ, तो अगर चल रहा होगा तो वो म्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू। डन। अब सवाल ऐसा था हमें उसमें कि भाई एक बार बोला गया टॉपलिंग कब होगा, टॉपलिंग पहले होगी कि स्लिपिंग, तो पहले tan थीटा इक्वल टू म्यू निकाल के एंगल ऑफ रिपोज निकाल लें, और tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए निकाल के एंगल फॉर टॉपलिंग निकाल लें, और देख लें कौन सा एंगल ज्यादा आ रहा है। मैं इंक्लाइन प्लेन को बढ़ा रहा हूं, अब बोला गया मान लो कि पहले टॉपलिंग होगी कि पहले स्लिपिंग होगी, तो मैं पहले स्लिपिंग के लिए कंडीशन निकाल लूं, म्यू इक्वल टू tan थीटा करके थीटा निकाल लूं एंगल ऑफ रिपोज,
और फिर थीटा निकाल लूं किसके लिए, टॉपलिंग के लिए, tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए करके, है ना। अब बी और ए क्या है, बी यहां से दूरी सेंटर ऑफ मास से एक्सट्रीम एंड की बॉडी की दूरी, और ए क्या है, एंड इधर वाले एंड की, है ना, इधर वाले की दूरी। तो थीटा निकाल लूं स्लिपिंग का और एंगल ऑफ ये टॉपलिंग का। अब देख लूं कौन सा थीटा ज्यादा है, जो एंगल ज्यादा होगा, मतलब उस अगर थीटा आया टॉपलिंग का मान लो 45 डिग्री और स्लिपिंग का आया 30 डिग्री, तो पहले स्लिपिंग हो जाएगी बाद में टॉपलिंग होगी, पहले स्लिपिंग होगी बाद में क्या होगी, टॉपलिंग। चमक गई बात, है ना। पर लेकिन बाद में ए और बी गिवन होता है कभी, हाँ अगर मुझे बोला गया है कौन स्लिपिंग कर रहा है पहले कौन टॉपलिंग, तो पक्का ए और बी गिवन होगा, कोई बात ही नहीं है, वो पक्का गिवन होगा, है ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब बोला गया कि अब ये भी हो सकता है कि हमें बोला जाए कि पहले स्लिपिंग हुई फिर टॉपलिंग हुई, पर टॉपलिंग कब हुई, पहले स्लिपिंग हुई फिर टॉपलिंग हुई। अब स्लिपिंग के बाद टॉपलिंग होगी कि नहीं वो डिपेंड करता है म्यू पे, कि म्यू की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जब स्लिपिंग हो रही होगी तो उस टाइम पे टॉपलिंग की कंडीशन है म्यू इक्वल टू बी बाई ए, तब थीटा उटा से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर पहले स्लिपिंग हो गई, पहले स्लिपिंग हो गई तो इधर लिखूंगा म्यू एम जी कॉस थीटा, पहले स्लिपिंग हो गई तो लिखूंगा म्यू एम जी कॉस थीटा, तो डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो ये बातें लिख लेना ध्यान से। 4 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है, मेरी अगली क्लास है ना, तो मैं चला, ये बातें लिख लो तुम लोग फटाफट। कल क्विज है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, बधाई हो, पार्टी करेंगे कल, हाँ चलो। जो भी आज तक पढ़ाया है सारा आएगा पेपर में, रोटेशन में। 2 घंटे की क्विज होगी क्या? दो वो बता दूंगा यार, क्विज जितने होगी वो टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ आएगा ना उसमें, तो क्या दिक्कत है। सर आप बता रहे थे ना न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे पक्का पक्का, न्यूमेरिकल पक्का आएंगे। वो पेपर में जब देख लेना यार। हाँ ये T1 T2 वाला भी जो आज पहले कराया वो भी तो अच्छा ही था तुम लोग के लिए, कर नहीं पाए लोग।